हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाई किरण यादव स्वागत। आज की क्लास में हम जो एचटेट 2021 में केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज हम लास्ट जो अपनी क्लासेज हुई है उसमें हमने जारी बायो के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम सोल्व कर चुके हैं। उन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है, उनका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। सेकेंड। A student study that a soap molecule has two ends, one of which is an ionic end and other is carbon। क्या बोल रहे, एक स्टूडेंट है वो सोप मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहा है कि उस सोप मॉलिक्यूल के दो एंड है, एक पर आयोनिक एंड है, एक एंड है वो आयोनिक एंड है, दूसरे पर कार्बन चेन प्रेजेंट है। विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द इंटरेक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल विद ऑयल। इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा जो अपने पास ऑप्शन है वो ये बताएगा कि सोप का कौन सा एंड है वो ऑयल के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है आयोनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विद द ऑयल। क्या आयोनिक एंड है वो इंटरेक्ट करेगा। सेकेंड ऑप्शन है द क्लोजेस्ट एंड ऑफ द सोप आइदर आयोनिक और कार्बन चेन इंटरेक्ट विद द ऑयल। ऑयल के पास में क्लोजेस्ट एंड है, क्या वो इंटरेक्ट करेगा, चाहे वो आयोनिक है चाहे वो कार्बन चेन है। थर्ड ऑप्शन है द चेन एंड ऑफ द कार्बन चेन एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विद द ऑयल। जहाँ कार्बन चेन जिस एंड के ऊपर प्रेजेंट है वो इंटरेक्ट करेगी, या फिर नाइदर आयोनिक एंड नोर कार्बन चेन इंटरेक्ट विद ऑयल सिंस सोप इज मेड अप फ्रॉम ऑयल। क्या बोल रहा है, ना तो आयोनिक एंड कर रहा है ना कार्बन चेन कर रही है। कब तक, जब तक खुद जो ऑयल है उसको हम उस ऑयल को उस सोप को हम ऑयल से ना बनाए। तो इनमें से कौन सा है जो बता रहा है कि भाई कौन सा एंड है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो जो जिस एंड के ऊपर कार्बन चेन प्रेजेंट है, सोप के जिस एंड पे कार्बन चेन प्रेजेंट है वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, ऑयल के साथ। तो अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शो दैट। जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रेदरफोर्ड्स का, वो क्या चीज शो करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। क्या इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को बताता है अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग का जो रेदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है वो। सेकेंड है द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। क्या ये बताता है कि मास और पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम का वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड रहेगा, न्यूक्लियस में। थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे। फोर्थ ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। ये चीज बताता है। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास सही है वो देखना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों सही है, क्योंकि मास मास और पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा। और जो बीच का एटम का बीच का जो स्पेस है वो क्या माना जाता है, एम्प्टी माना जाता है अकॉर्डिंग टू रेदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो ट्रू है, किसको शो कर रही है, रेदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसको शो कर रही है। तो यहाँ पर अपना जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.42 grams of sucrose are dissolved in 18 grams of water in a beaker।
3.42 ग्राम सुक्रोज है जो कि डिजोल्व कर दिया कितने में, 18 ग्राम ऑफ वाटर। एक बीकर लिया, उसके अंदर 18 ग्राम वाटर लिया, उसमें हमने कितना सुक्रोज, 3.42 ग्राम सुक्रोज है वो डिजोल्व कर दिया। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सॉल्यूशन आर, इसके अंदर जो ये सॉल्यूशन बना है इसके अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम्स है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हमें मोलिकुलर मास निकालना आना चाहिए। मोलिकुलर मास कब निकालेंगे, जब हमें फॉर्मूला पता होगा। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा अपने पास, जो मोलर मास है सुक्रोज का वो कितना आ जाएगा, 342 ग्राम है। वो किसका मोलर मास आ गया अपने पास, सुक्रोज का। अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, तो उसको हम क्या करेंगे, जो अपना सुक्रोज का मोलर मास है उसके इक्वल किसको रखेंगे, 11 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अपने पास मोलर मास कितना है, 3.42 ग्राम। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करो, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.11 एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। जब इसको हम 11 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है H2O के अंदर 18 है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे, और इसके इक्वल कितना रखेंगे, 1 एवोगैड्रो नंबर। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहे हैं हम कितने कितने सुक्रोज के अंदर, 3.42 ग्राम के अंदर। तो 3.42 ग्राम प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो अपने पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आया था 0.11 एवोगैड्रो नंबर, उसमें हम ऐड कर रहे हैं इसको जो 1 Na था। तो 1.111 इंटू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 6.8 इंटू 10⁻23। सिंपल सा है, मोलर मास निकालो, इक्वल रखो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल ऑक्सीजन एटम है वो आ जाएंगे। तो जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन और सोलवेंट इज नोन एज। जो अपने पास कोई सॉल्यूशन है या फिर सोलवेंट है, उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट बोलते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, या कंपोजिशन ऑफ सोलवेंट बोलते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट per unit volume or per unit mass of the solution or solvent is known as concentration of solution। तो सेकंड ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when vapor pressure of a liquid is equal to the atmospheric pressure। कोई एक लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। व्हाट हैपन टू द लिक्विड, तो लिक्विड के साथ क्या होगा, लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। द लिक्विड बिकम विस्कस, क्या विस्कस हो जाएगा। लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा, या फिर द लिक्विड डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो जो लिक्विड है वो क्या होना शुरू होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जो अपना ऑप्शन नंबर थर्ड है ये यहाँ पर राइट आंसर होगा कि अगर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हैं तो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। गर्मियों में पानी जब गर्म होता है तो सेम फिनोमिना वहाँ पे अप्लाई होता है। धूप में पानी रख देते हैं वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है, तो सेम फिनोमिना वहाँ पर अप्लाई होता है। क्यों, लिक्विड का वेपर प्रेशर और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों ही इक्वल होते हैं, और धीरे धीरे वाटर है वो क्या वार्म होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अपना थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो अपने पास फर्स्ट दे रखा है, मटेरियल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन द रूम टेम्परेचर।
कोई भी मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है रूम टेम्परेचर पे, उस टाइम पे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रूम टेम्परेचर से कम होगा। सेकंड है टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन अ सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल सब्सट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर। ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम क्या चीज़ पढ़ते हैं कि भाई हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। जो टेम्परेचर दे रखा गिवन टेम्परेचर में 273 ऐड करना होता है अगर हमें टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना। स्टेटमेंट गलत है। और नॉर्मली तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। रूम टेम्परेचर पे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर देन रूम टेम्परेचर नहीं रहेगा, इक्वल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, ये बात सही है। तभी तो आइस अगर हम आइस क्यूब्स को वाटर में डालते हैं तो वो ऊपर फ्लोट करने शुरू कर जाते हैं। तो आइस की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम होगी, ये स्टेटमेंट अपने पास करेक्ट है। तो अपने को करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी। चलो फोर्थ और पढ़ लेते। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या सॉलिड से लिक्विड बना रहे उसको सब्लिमेशन बोलेंगे? तो ये भी गलत है। अपने पास कौन सी थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है कि जो आइस की डेंसिटी है वो लेस देन वाटर होती है। और आइस फ्लोट करे, अगर ये पूछ ले कि आइस अब वो वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करती है, आइस क्यूब ले लो या नॉर्मल आइस हम ले रहे हैं, तो वो वाटर पे क्यों फ्लोट करती है? बिकॉज उसकी डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है। तो थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट शेयर्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये अपने पास एक मॉलिक्यूल दे रखा है, इनमें से कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं हुई है? 2 की नहीं हुई है, 18 की नहीं हुई है, 6 की या फिर 20। तो इनमें से जो 20 है इसकी शेयरिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन एन ऑक्सीजन एटम बिकम एन ऑक्सीजन आयन। क्या होगा जब एक ऑक्सीजन एटम है वो ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट होगा? तो फर्स्ट अपने पास जो दे रखी स्टेटमेंट वो क्या है, इट्स एटॉमिक मास डिक्रीज। क्या उसका एटॉमिक मास डिक्रीज होगा? सेकंड है इट्स न्यूक्लियन नंबर इंक्रीज, उसके न्यूक्लियन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। इट्स एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, उसके एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे। या फिर इट्स मास नंबर इंक्रीज, इसका मास नंबर है वो इंक्रीज रहेगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सिर्फ सी स्टेटमेंट है ये सही होगी। जब ऑक्सीजन एटम को हम ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहता है, हमेशा सेम। तो यहाँ पर अपना जो सी ऑप्शन, ओनली सी, ये वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए एंड बी। ये अपने पास एक कंपाउंड दे रखा है, इसमें ऑक्सीडेशन करवाया तो इसके मतलब रिएक्टेंट के क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, अलग अलग केस में दे दिया यहाँ पर। तो उसके अंदर क्या क्या बनेगा, देखो पहले क्या दे रखा, CrO3 नेगेटिव दे रखा है। तो इस केस में अगर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, तो CH3CHO फर्स्ट केस में बनेगा CH3CHO। और सेकंड KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं CH3H2OH का, तो इस केस में क्या बनेगा, CH3COOH। तो अपने को सीधा सीधा देखना, तो यहाँ पर अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन करवा के हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which information is not conveyed by a balanced chemical equation। इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, मतलब जब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके द्वारा कन्वे नहीं की जाती। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देखते हैं, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स देखते हैं, दोनों के इक्वल होने चाहिए। सिंबल एंड फॉर्मूलाज ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व, सिंबल और फॉर्मूला तो देखते हैं रिएक्शन में। वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजाइबल और नॉट, वो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो एक्चुअली फिजाइबल है या नहीं है, ये चीज़ नहीं देखते।
एसेंशियल 3 स्टेटमेंट्स हैं, ये तीनों नेसेसरी होते हैं जब हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं उस केस में, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट है ये एसेंशियल नहीं होती है, जरूरी नहीं होती है। तो अपने पास यही पूछा है कि नोट कन्वेड कौन सी कन्वे नहीं की जाती बैलेंस केमिकल रिएक्शन के द्वारा, तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है वो बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल, गैस के मॉलिक्यूल है जब वो पूरा का पूरा स्पेस है उसको कवर, जितना भी उसको स्पेस मिल रहा है उसको कवर करके रखते हैं, सही बात है। द मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, तो नहीं होते। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, ना कि लिक्विड के, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट, जब कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड मॉलिक्यूल अपने पास जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसके मॉलिक्यूल से वो फिक्स पोजीशन है वहीं की वहीं पे वाइब्रेट करते रहते हैं, तो सही है ये बात भी। द मॉलिक्यूल इन अ गैस एक्सर्ट नेग्लिजिबल स्मॉल फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो नेग्लिजिबल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये क्या एक दूसरे को, हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल से वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो एक दूसरे के ऊपर वो किसी प्रकार का फोर्स है वो नहीं लगा, एक प्रकार से नेग्लिजिबल फोर्स माना जाता है। बस किस केस में, कोलिजन को छोड़ दे, तो कोलिजन होता है तब तो वो एक दूसरे पर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया, नॉट ट्रू, कौन सी सही नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, जो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स, जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। सेकेंड है पार्टिकल ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन, जो पार्टिकल के मैटर है वो एक दूसरे के साथ अपने आप ही डिफ्यूज होंगे। पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन, जब जो पार्टिकल है मैटर का पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ऑल मैटर रिमेन द सेम एट द पर्टिकुलर क्या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेम रहेगी, तो पर्टिकुलर सभी के सभी पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेम नहीं रहती, तो ये स्टेटमेंट है वो गलत है। किसका करेक्टरिस्टिक नहीं है, मैटर का, ये सारे के सारे सही है अब के बारे में, मैटर के करेक्टरिस्टिक के बारे में, लेकिन फोर्थ है ये सही नहीं है, यही पूछा गया है कि नॉट ट्रू कौन सा सही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स एनर्जी लेवल ग्राउंड ऑफ न्यूक्लियस, किसने कौन से साइंटिस्ट ने ये कंसेप्ट दिया था फिक्स एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस, ये कंसेप्ट किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था, नील्स बोर ने दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था, या विलियम क्रोक ने दिया था, तो किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया था, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन बिटवीन द कंपाउंड कॉल्ड बेकिंग सोडा और सोडा एस, ये अपने पास कुछ एलिमेंट दे दिए और पूछ क्या लिया कि भाई कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो ना बेकिंग सोडा और सोडा एस के बीच में कॉमन नहीं है, तो फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड है हाइड्रोजन, थर्ड है सोडियम एंड फोर्थ है कार्बन, तो कार्बन भी कॉमन रहता है, सोडियम भी कॉमन रहता है, ऑक्सीजन भी कॉमन रहता है, लेकिन हाइड्रोजन है ये कॉमन नहीं होता किसमें, बेकिंग सोडा और सोडा एस में, तो अपना सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोप आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ विद कास्टिक सोडा, सोप है वो बनाया जाता है कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करके, तो वो
किस चीज़ का रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड का, एल्कोहल का, फिनोल का, या फिर एस्टर्स का। तो क्या करेंगे हम, एस्टर्स का करते हैं। जब रिएक्शन किसकी होगी, एस्टर्स की रिएक्शन होगी किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ। जब हम सोप बनाते हैं तो कास्टिक सोडा के साथ किसकी रिएक्शन करवाई जाती है, एस्टर्स हैं उनकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of following pair of the element found in the same period of periodic table? कौन से एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल के सेम पीरियड में पाए जाएंगे, सल्फर और सेलेनियम, स्ट्रोंटियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड जर्मेनियम, पोटाशियम एंड मैग्नीज। तो देखो, कैल्शियम, जर्मेनियम, पोटाशियम एंड मैग्नीज, ये सारे के सारे एक ही पीरियोडिक एक ही पीरियड में पाए जाते हैं, जो फोर्थ पीरियड होता है। पीरियोडिक टेबल का फोर्थ पीरियड के ही मेंबर हैं ये सारे के सारे, कैल्शियम, जर्मेनियम, पोटाशियम एंड मैग्नीज, ये सारे के सारे फोर्थ के हैं। तो अपना ये थर्ड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में कौन सा एलिमेंट है, या इसके अलावा एल्कली अर्थ मेटल कौन से हैं, ट्रांजिस्टर एलिमेंट कौन से है, इनर्ट गैस कौन सी है। तो ये सारे कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हेलोजन में कौन से आएंगे, तो ये पीरियोडिक टेबल वाला भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अपने पास, अ बनियन ट्री लाइफ टाइम इज अराउंड 300 ईयर्स। एक बनियन ट्री है, उसका लाइफ टाइम कितना हो गया, अराउंड 300 साल उसका हो गया। इफ अ फुली ग्रोन बनियन ट्री इज, नॉर्मली लाइफ साइकिल बता रखा है कि 300 साल का है। अगर वो बनियन ट्री अपनी लाइफ साइकिल नॉर्मली कंप्लीट कर चुका, अराउंड 300 ईयर का वो हो चुका, और उसके बाद उसको किस में, हम एक थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, और सेम टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, एक नया ट्री भी प्लांट कर रहे हैं। तो उस केस में क्या, कौन सी प्रोसेस रहेगी वहां पर, ये चीज यहाँ पर पूछा गया है। 300 के अराउंड था, एक उसको हमने कहाँ पर यूज कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी के लिए, और उसी टाइम पे एक नया बनियन ट्री भी लगा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बताना है। द प्रोसेस ऑफ कार्बन न्यूट्रल इन इमीडिएट टाइम फ्रेम, कार्बन न्यूट्रल टाइम उसी टाइम हो जाएगा। द प्रोसेस विल बिकम कार्बन न्यूट्रल ओनली आफ्टर मैनी ईयर्स, काफ़ी टाइम पीरियड लग जाएगा। देर इज नो कार्बन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, देर इज नो ऑक्सीजन इन्वॉल्व। देखो, एक तो 300 साल का पौधा था, उसको जलाएंगे तो कार्बन कंटेंट कितना निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा। एक आज ही पौधा लगाया, उसको जलाएंगे तो उसमें कार्बन कंटेंट कितना निकलेगा, कम निकलेगा। तो ऑब्वियसली जो कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस है उसको काफ़ी साल लगेंगे। प्लांट की ग्रोथ जितनी ज़्यादा होती जाएगी उसमें कार्बन कंटेंट उतना ही बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है कि बहुत सारे साल लग जाएंगे जो कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में। तो सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग साल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कौन सा साल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, ब्लू विट्रोल में, वॉशिंग सोडा, जिप्सम या फिर बेकिंग सोडा। तो किस में नहीं होगा, बेकिंग सोडा के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्मल्टिंग an additional substance is added which combine with impurities to form a feasible product। जो स्मेल्टिंग प्रोसेस होती है उसमें कोई ना कोई सब्सटेंस ऐड किया जाता है, किस लिए, जो इम्प्योरिटीज है उनको कंबाइन करने के लिए। कंबाइन बोला है, विच कंबाइन विद इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को कंबाइन करने के लिए। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे, गैंग बोलेंगे या फिर मड बोलेंगे। तो उसको क्या बोला जाता है, स्लेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लेज। स्मेल्टिंग प्रोसेस में एक सब्सटेंस एडिशन किया गया है इम्प्योरिटीज को ऐड करने के लिए, देन उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको क्या बोला जाता है, स्लैग बोला जाता है। तो सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्री न्यूट्रॉन्स डिके स्पॉन्टेनियसली इनटू अ प्रोटॉन। फ्री न्यूट्रॉन्स है उनका डिके हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, किसके अंदर, प्रोटॉन में। एन इलेक्ट्रॉन एंड
न्यूट्रिनो, एन एंटी न्यूट्रिनो, बोथ या नन ऑफ दिस। क्या एक तो इलेक्ट्रॉन बनेगा, उसके अलावा क्या बनेगा, एक एंटी न्यूट्रिनो है वो बनेगा। सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये आपने जो एचटेट 2021 में 20 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के थे वो कंप्लीट होते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसी के साथ अपना एचटेट 2021 वाला पेपर है उसकी कंप्लीट साइंस हमने सोल्व कर ली है। पहले हमने बायो के क्वेश्चन किए थे, फिर हमने फिजिक्स के किए थे, और आज हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए। जिसने फिजिक्स और बायो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको कुछ समझ में आई, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।